नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम मई 2025 को कंप्लीट करेंगे। मई 2025 से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कल देखा था, हमने योद्धा करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है। योद्धा नाम क्यों रखा है भाई? क्योंकि हमारी बुक है एक योद्धा करंट अफेयर्स। ठीक है, जिसको आप बाय कर सकते हो yoddhapublication.com से। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा कहाँ से मिलेगी। ठीक है, इस बुक में आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी और जो अन्य स्टेट एग्जाम भी होते हैं उनमें जिस भी टाइप के न्यू पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसमें वन लाइनर भी हैं, इसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी है, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं जैसा भी एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है। ठीक है, और हर टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है, जो भी कुछ नया आ रहा है वो हर एक टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बुक एक बार आप जरूर पढ़ के देखें। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द 46th एशियन समिट 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ भाई? ये मलेशिया में हुआ। 46वें एशियन शिखर सम्मेलन का 2025 का कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ। कब से कब तक हुआ ये भाई? 26 से 27 मई को। 26-27 मई 2025 को मलेशिया में भी कहाँ हुआ? कुआलालंपुर में। कहाँ हुआ? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। ठीक है, थीम क्या थी भाई इसकी सबमिट की? थीम पूछ लेता कई बार, तो थीम क्या थी? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, समावेशन और स्थिरता। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है भाई, समावेशन और स्थिरता। ठीक है, एशियन क्या है भाई? ये आसियान क्या है? ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो इसमें भाई कितनी कंट्री हैं? कितने मेंबर इसमें? इसमें 11 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? 11 मेंबर हैं। कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और कौन से बच गए भाई? थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्ते। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया है जो वो आसियान का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या है इंडिया? डायलॉग पार्टनर है इसका। इंडिया क्या है? डायलॉग पार्टनर है। कब से है? 1992 से है। कब से? 1992 से। ठीक है, तो आसियान है भाई। आसियान की स्थापना कब हुई थी भाई? कब हुई थी आसियान की स्थापना? 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, बैंकॉक में ये घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ भाई? आसियान का हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता में। कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर? जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, अच्छा इसके सेक्रेटरी जनरल भी पूछ लेते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल कौन है भाई इसके? कौन है? काओ किन हॉर्न। कौन है? काओ किन हॉर्न। ठीक है भाई, ये आसियान के बारे में देख लिया आपने। ठीक है, आगे आगे चले। अब अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड इन मई 2025 हाउ मच एफडीआई हैज इंडिया रिसीव्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 में भारत ने कितना एफडीआई प्राप्त किया? तो कितना एफडीआई प्राप्त किया भाई 2024-25 में भारत ने? तो क्या? 81.04 बिलियन। कितना? क्या? 81.04 बिलियन। ये फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में कितना था पता भाई? 2013-14 में 36.05 बिलियन था। कितना था? 36.05 बिलियन। और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के मुकाबले कितना बढ़ा भाई? 23-24 के मुकाबले ये 14% बढ़ा है।
14% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 2023-24 में कितना था, 71.28 बिलियन था। कितना था, 71.28 बिलियन फाइनेंस ईयर 2023-24 में, ठीक है। तो 14% इसकी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हाईएस्ट एफडीआई आता है भाई, वो किस में आता है कौन से सेक्टर में आता है, हाईएस्ट एफडीआई सेक्टर में कौन से में आता है सबसे ज़्यादा, सर्विस सेक्टर में। किसमें, सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर से कितना आता है, लगभग 19% एफडीआई आता है हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से, इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से कितना आता है, लगभग 16%। उसके बाद ट्रेडिंग से आता है लगभग 8%। ट्रेडिंग से कितना आता है, 8%, ठीक है। अच्छा, स्टेट कौन सा है भाई जिसको हाईएस्ट एफडीआई प्राप्त होता है, स्टेट हाईएस्ट एफडीआई कौन सा है भाई, ये महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। लगभग 39% अकेले महाराष्ट्र में एफडीआई आता है। किसको प्राप्त होता है, लगभग 39% महाराष्ट्र को। उसके बाद कौन सा आता है, कर्नाटका। कर्नाटका में कितना आता है, 13%। उसके बाद आता है दिल्ली, दिल्ली में 12%। सॉरी भाई। अच्छा, कंट्री कौन सी है जिससे सर्वाधिक एफडीआई आता है, कंट्री कौन सी है, कौन सी है, फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर। सिंगापुर से कितना आता है, लगभग 30% अकेले सिंगापुर से आता है। लगभग कितना, 30% अकेले सिंगापुर से आता है। उसके बाद मॉरिशस, मॉरिशस से कितना था, लगभग 17%। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स से, यूएस से। यूनाइटेड स्टेट्स से कितना आता है, लगभग 11% आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, सिंगापुर से आता है, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, विच डिसीज हैज इंडिया रिसेंटली रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम WHO फॉर एलिमिनेटिंग एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। हाल ही में किस बीमारी को उन्मूलन के लिए WHO द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो किसका मिला भाई, ये ट्रैकोमा का मिला है। किसका मिला है, ट्रैकोमा का मिला है, ठीक है। ये 78वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी भाई, ठीक है। कहाँ हुई थी, जिनेवा में। कौन सी, 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ हुई थी, ये जिनेवा में। कहाँ, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में कौन सी हुई, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है। कहाँ हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, ठीक है। जो ये असेंबली हुई 78वीं में, इसमें क्या मिला, सर्टिफिकेट मिला WHO को, ट्रैकोमा डिसीज को क्या हुआ, एलिमिनेट कर दिया इंडिया में, ठीक है। इंडिया है वो साउथ ईस्ट एशिया की तीसरा रीजन बन गया है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में तीसरी कंट्री बन गई है ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली। इससे पहले कौन सी थी, नेपाल और म्यांमार थी। इससे पहले किसको मिला, नेपाल और म्यांमार को मिला था, ठीक है। WHO ने है ना अक्टूबर 2024 में घोषित कर दिया था ट्रैकोमा फ्री इंडिया को, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन सर्टिफिकेट कब मिला है, अब मई 2025 में मिला है, ठीक है। ट्रैकोमा डिसीज क्या भाई है, ये आंखों की डिसीज है। किसकी है ये, आंखों की डिसीज है, जिससे क्या होती है, आंखों में जलन होगी। और ये क्या है, अंधेपन का वो माना जाता है कि प्रमुख कारण माना जाता है ट्रैकोमा को। क्या माना जाता है, अंधेपन का प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है। तो WHO क्या है भाई, WHO के बारे में और देख लें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या एम है भाई, इसका उद्देश्य क्या है, हेल्थ को इम्प्रूव करना। किसको, हेल्थ को, किसको, वर्ल्ड वाइड। कहाँ पर, वर्ल्ड वाइड। तो क्या है इसका एम, टू इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो क्या है, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का सुधार करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है। तो WHO इस्टेब्लिश कब हुआ था भाई, इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948। कब है, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। मेंबर कितने हैं भाई, टोटल कितनी कंट्री मेंबर हैं WHO की फिलहाल,
194 कंट्री है। कितनी है? 194 कंट्री अभी डब्ल्यूएचओ में सदस्य हैं। ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? महानिदेशक कौन है? महानिदेशक है टेड्रोस अधनोम। ठीक है, कौन है? टेड्रोस अधनोम। टेड्रोस अधनोम। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर श्रीनिवासन डाइड इन मई 2025, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो एम आर श्रीनिवासन का मई 2025 में निधन हो गया भाई। किस क्षेत्र से संबंधित है एम आर श्रीनिवासन? ये क्या थे? ये एक साइंटिस्ट थे। क्या थे एम आर श्रीनिवासन? ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिसकी 95 साल की उम्र में इनका निधन हो गया भाई। कितने साल की उम्र है? 95 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, 1930 से 2025 तक। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन के उसमें भी काम किया है। किसके? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन के रूप में भी काम किया। ठीक है, कहाँ से थे ये? कर्नाटक से थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से ये बिलोंग करते थे। इनको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स देख लेते हैं। इनको पद्मश्री मिला था। इनको कब मिला था पद्मश्री? 1984 में। अभी ये क्या है? अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनसे रिलेटेड इनके अवार्ड्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देख के जाने। पद्मश्री कब मिला है? 1984 में। पद्म भूषण कब मिला है? पद्म भूषण कब मिला था इनको? 1990 में। ठीक है, और पद्म विभूषण भी मिला है इनको। विभूषण कब मिला है? पद्म विभूषण मिला था इनको 2015 में मिला था। कब मिला था? 2015 में मिला था। ठीक है, तो एम आर श्रीनिवासन ये क्या थे? साइंटिस्ट थे। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन होनर्ड विद द यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया भाई? ये ला प्रेंसा को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2025 में? ला प्रेंसा को सम्मानित किया। ठीक है, क्या ये ला प्रेंसा? ये क्या है? न्यूज़पेपर है। ठीक है, निकारागुआ का न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर है कहाँ का है? निकारागुआ का। ठीक है, तो निकारागुआ क्या भाई? ये एक तानाशाही शासन बन गया था। कब? 2007 में। क्या? निकारागुआ क्या था? डिक्टेटोरियल रूल हो गया था यहाँ पे। ठीक है, कब से? 2007 से। ठीक है, इसके बावजूद भी, इतने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी इन्होंने निडर होकर रिपोर्टिंग की है। किसने? ला प्रेसा ने। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इनको क्या मिला? ये अवार्ड मिला है। कौन सा? यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो प्रेस फ्रीडम प्राइज है भाई। इसमें कितनी प्राइज मनी दी जाती है? यूएस डॉलर दिए जाते हैं। कितने? 25,000। कितने दिए जाते हैं? यूएस डॉलर 25,000 दिए जाते हैं। ठीक है, 2024 में किसको मिला था ये? फिलिस्तीनी एक जर्नलिस्ट थे, उनको मिला था। ठीक है, फिलिस्तीन के एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने गाजा पर कवरेज किए थे, उनके लिए उनको 2024 में दिया गया था। 2025 में किसको मिला है? ला प्रेंसा को मिला है। कहाँ के? निकारागुआ के ये। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द पाल्मे डी ओर एट द 78 कांस फिल्म फेस्टिवल? 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड से किसने जीता है? किसने जीता भाई? ये दिखा है, जफर पनाही ने जीता है। किसने जीता? ये जफर पनाही ने जीता है। ठीक है, तो भाई पाल्मे डी अवार्ड ये 78वें हैं, तो ये कहाँ हुए हैं भाई? ये कांस में हुए। कांस कहाँ है? फ्रांस में। हर साल कांस फ्रांस में होते हैं। कब से कब तक हुए? ये 13 से 24 मई तक हुए हैं। 13 से 24 मई तक हुए हैं कांस फिल्म फेस्टिवल। 13 से 24 मई तक कहाँ हुए हैं? कांस फ्रांस में हुए हैं। ठीक है, तो जफर पनाही है भाई, ये कौन है? ये एक ईरान के फिल्म मेकर हैं। क्या है ये? ईरानियन फिल्म मेकर है ये। ठीक है, तो इनको क्या मिला है? पालम डी अवार्ड मिला है। ठीक है, इनकी कौन सी फिल्म के लिए मिला भाई इनको? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वाज जस्ट एन
एक्सीडेंट, ठीक है। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए क्या मिला है, पाल्म डियोर अवार्ड मिला है, ठीक है। ये पाल्म डियोर जो पुरस्कार है ये हाईएस्ट प्राइज है किसका, कांस फिल्म फेस्टिवल का, सर्वोच्च पुरस्कार है ये, ठीक है। इसे सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म होती है उसके डायरेक्टर को दिया जाता है, ठीक है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल है भाई, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई, 1946 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1946 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये जो पाल्म डियोर है ये सर्वोच्च सम्मान है यहाँ का, ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल का, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, बानू मुश्ताक हैज बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर विच वर्क। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए प्रदान किया गया। तो किसके लिए क्या भाई, ये हर्ट लैम्प के लिए, किसके लिए, हर्ट लैम्प। हर्ट लैम्प क्या, ये कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी है, क्या ये कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। तो क्या मिला इनको 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ठीक है। ये हर्ट लैम्प जो पुस्तक है भाई ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई इसकी इंग्लिश में, किसने की है इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन, किसने की है, दीपा बस्ती ने, किसने की है, दीपा बास्ती ने, दीपा बास्ती ने इसकी इंग्लिश में ट्रांसफर की है। लेकिन जो कन्नड़ में इसका नाम था क्या था, इंग्लिश में नाम है हर्ट लैम्प, तो कन्नड़ में बुक का नाम क्या था भाई, ये दिया हंटेज, क्या था, ये दिया हंडेट, ये दिया हंडेटे, ठीक है। तो इसका क्या इंग्लिश में क्या नाम से की है ये ट्रांसलेशन, हर्ट लैम्प के नाम से, ठीक है। तो कन्नड़ लैंग्वेज की पहली बुक है भाई जिसको क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, ठीक है। इस बुक में क्या भाई 12 शॉर्ट स्टोरी है, कितनी, 12 शॉर्ट स्टोरी है। किसके ऊपर भाई ये शॉर्ट स्टोरी है, ये डेली लाइफ के, एवरीडे लाइफ के ऊपर है, जो मुस्लिम वुमेन्स हैं और जो गर्ल्स हैं जो साउथ इंडिया में, उनके ऊपर है, ठीक है। क्या है, डेली एवरीडे लाइफ के ऊपर है, मुस्लिम वुमेन और गर्ल्स के ऊपर, कहाँ, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है भाई, इसको मैन बुकर प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कौन प्रोवाइड करवाता है इसको, कौन पब्लिश करता है, जो एक तो ये याद रखना कि जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है ना बुक्स की, उनको दिया जाता है ये, ठीक है। और इसमें प्राइस कितना मिलता है भाई, प्राइस भी पूछ लेता कई बार। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज में प्राइस कितना मिलता है भाई, यूरो में मिलता है इसका। तो कितना यूरो मिलता है, 25,000, नहीं 50,000 यूरो मिलता है, कितना मिलता है, 50,000 यूरो मिलता है, ठीक है। याद रखना कितना यूरो मिलता है, 50,000 यूरो इसका प्राइस मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइन ए हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो किस देश के साथ किया भाई ये, यूके के साथ किया है, यूनाइटेड किंगडम, यूके के साथ किया है, ठीक है। इंडिया और यूके ने हाल ही में एक मुक्त व्यापार समझौते का हस्ताक्षर किया भाई, क्या थी, पीएम मोदी ने घोषणा की है और यूके के पीएम है स्टारमर, उनके द्वारा एक संयुक्त रूप से घोषणा की गई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सबसे पहले तो ये बताओ। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंट्री क्या करती हैं, जो टैरिफ लगता है या फिर जो टैरिफ लगता है ना, जो ट्रेड बैरियर्स लगाता है जो, ठीक है, उसको या तो कम करना या उसको खत्म करना, ठीक है। तो इंडिया ने कौन से टैरिफ रिड्यूस किए हैं भाई, ये पूछ सकता है, इंडिया ने कौन से टैरिफ रिड्यूस किए हैं भाई। इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी होती थी जो, ये इंडिया के हैं, इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको 150% से 75% कर दिया, ठीक है। किस पे, विस्की पे, विस्की पे और, ठीक है, विस्की पे ही देख लेना। और व्हीकल्स पर कितनी कर दी है, व्हीकल्स पर जो इम्पोर्टेंट होती थी उसको 10% से और 100% से कितनी कर दिया है, 10% कर दिया, ठीक है। और कॉस्मेटिक मेडिकल डिवाइस हो गए, एरोस्पेस प्रोडक्ट हो गए, इन सभी पे भी जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी वो भी खत्म कर दी है, इंडिया ने खत्म कर दी है या ना के बराबर कर दी है, ठीक है। और यूके ने क्या किया भाई, यूके ने जीरो कस्टम ड्यूटी कर दी है, लगभग 99% जो इंडियन गुड्स थे ना उसमें कितने कर दिया है, 0% कर दिया भाई कस्टम,
ठीक है। इससे क्या होगा, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको भी बहुत फायदा होगा। ठीक है। इसमें पीछे पहले 10% ली जाता था टैरिफ, लेकिन अब क्या कर दिया, उसको 0 कर दिया। ठीक है। जो इंडिया और यूके के बीच में जो अभी ट्रेड होता है ना, करंट ट्रेड कितना होता है, इंडिया और यूके के बीच में करंट ट्रेड कितना होता है, लगभग 60 बिलियन डॉलर होता है। कितना, 60 बिलियन डॉलर होता है। लेकिन इसको टारगेट किया गया है डबल करने का। कब तक है, 2030 तक। क्या लक्ष्य रखा गया है इसको, 2030 तक इस व्यापार को दुगना करना रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच एयर डिफेंस सिस्टम दैट इज इन द न्यूज इज कॉल्ड द सुदर्शन चक्र। चर्चा में रहे किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र कहा गया है। तो सुदर्शन चक्र किसको कहा भाई, ये S-400 को। किसको क्या गया, ये S-400 को। ठीक है। क्या हुआ था, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ठीक है। उसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान ने मिलिट्री साइट को टारगेट किया था बहुत सारी। ठीक है। तो उनकी मिसाइल्स को गिराने के लिए क्या है, ये सुदर्शन चक्र S-400 मिसाइल प्रणाली का उपयोग किया गया था। ठीक है। जिससे कि जो भी उनकी मिसाइल आ रही थी उनको ये निष्क्रिय कर रहा था। ठीक है। ये एडवांस डिफेंसिव कैपेबिलिटी है इंडिया की सुदर्शन चक्र। ठीक है। S-400 क्या भाई, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है। किसने डेवलप की थी, ये रसिया ने डेवलप की थी। रसिया से इंडिया ने इंपोर्ट की है। कहाँ से, रसिया से। ठीक है। इसकी जो रेंज है ना, ये एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है लगभग 400 किलोमीटर तक की रेंज में। ठीक है। और जो मिसाइल आती है, मिसाइल को 120 किलोमीटर की रेंज से वो क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है। और ये एक साथ 36 टारगेट को हिट कर सकती है। एक साथ कितने, 36 टारगेट्स को। ठीक है। 2018 में इंडिया ने डील की थी रशिया के साथ, कितने, 5 स्क्वाड्रन के लिए। ठीक है। कितने, 5 स्क्वाड्रन के लिए, जिसमें से 3 तो डिलीवर हो गए हैं, 2 भी रहते हैं। ठीक है। एक स्क्वाड्रन में पता क्या क्या होता है, एक स्क्वाड्रन होता है उसमें क्या क्या होता है, 8 तो लॉन्चर होते हैं और 112 मिसाइल होती हैं। और क्या होता है इसमें, रडार सिस्टम होता है, रडार सिस्टम होता है। ठीक है। ठीक है भाई, याद रखना क्या ये S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है। कहाँ से इंपोर्ट की थी इंडिया ने, रसिया से। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एआई एंकर अंकिता। तो किस राज्य ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है, तो किसने किया भाई, ये असम ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, ये एआई एंकर असम ने लॉन्च किया है। असम के सीएम कौन थे, कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने। किसने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने। शर्मा ने इसको क्या किया, लॉन्च किया, किसको, एआई एंकर अंकिता को। ठीक है। ये एक डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव है भाई। ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस की एक पहल है। ठीक है। इसमें क्या होगा, ये एआई बेस्ड वर्चुअल एंकर है, कौन, अंकिता। ठीक है। इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होंगी और जो कैबिनेट मीटिंग होगी उनको असम और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बोलेगी। ठीक है। कौन, किस किस को, गवर्नमेंट पॉलिसी को और कैबिनेट मीटिंग को। कौन सी लैंग्वेज में होगी ये, असम में और इंग्लिश में। लेकिन आगे इनका प्लान है ये हिंदी और बोडो में भी लेके आएंगे, हिंदी और बोडो में भी लेके आएंगे। ठीक है। इसको एक्सपेंस करने का प्लान है हिंदी और बोडो में भी। ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, these two passes लिपुलेका एंड नाथुला आर रिलेटेड टू कैलाश मानसरोवर यात्रा आर लोकेटेड इन विच स्टेट रिस्पेक्टिवली। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेखा और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो लिपुलेखा और नाथुला कौन से राज्य में भाई, ये उत्तराखंड में और दूसरा कौन से में है, सिक्किम में। जो लिपुलेखा है ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, और जो नाथुला कहाँ है, ये सिक्किम में है। ठीक है।
तो क्या हुआ अभी रिसेंटली अप्रैल 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने MEN ने अनाउंस किया क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा को 5 साल के बाद दोबारा से, ठीक है, पुनः शुरू करने की घोषणा की है। किसको? कैलाश मानसरोवर यात्रा को 5 वर्षों के बाद, ठीक है। इसमें 750 वही जा पाएंगे, तीर्थयात्री जा पाएंगे। कितने? 750, ठीक है। कितने जा पाएंगे? 750। और कब से कब तक जाएंगे ये? जून से अगस्त तक। कब से कब तक? जून से अगस्त तक, ठीक है। जो लिपुलेख का पास है भाई, ये पास इसके बारे में देख लें, इनके बारे में। लिपुलेख का पास है, कहाँ ये? उत्तराखंड में। ये कहाँ? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। कितनी हाइट पर है ये? 18,300 फीट पर। कितनी हाइट है? लगभग 18,300 फीट पर, ठीक है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है, ब्यास वैली में। कहाँ पर? ब्यास वैली, ठीक है। इस पे लिपुलेख के पास से जो रूट स्टार्ट हुआ था कैलाश मानसरोवर का, ये कब से स्टार्ट हुआ था भाई? रूट स्टार्ट कब से हुआ था? 1981 से। जो इसके मार्ग का प्रारंभ हुआ था कैलाश मानसरोवर यात्रा का लिपुलेख दर्रा से, कब से? 1981 से, ठीक है। ऐसे ही हम नाथुला को भी देख लेते हैं। नाथुला पास ये कहाँ है? ये सिक्किम में है, ठीक है। कितनी हाइट पर है ये? 4310 मीटर पर है। कितने में? 4310 मीटर पर, ठीक है। ये सिक्किम को चुम्बी वैली से, चुम्बी वैली तिब्बत में, उसको कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है ये? सिक्किम टू चुम्बी वैली, ठीक है। चुम्बी वैली, चुम्बी वैली कहाँ है? ये तिब्बत में है, ठीक है। उसको कनेक्ट करता है कौन सा? नाथुला दर्रा, ठीक है। यहाँ से जो रूट स्टार्ट हुआ था इसका मानसरोवर यात्रा का, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है लेक मानसरोवर से, ठीक है, जिसे सांगपो रिवर के नाम से भी जाना, और इंडस वैली तो लेक मानसरोवर से होती है। और एक और रिवर है जिसको अपने ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, लेकिन नेपाल में इसको, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से होती है? ये इसके वेस्ट से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट पोप? नेक्स्ट पोप कौन इलेक्ट हुआ भाई? किस रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया भाई? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को। किसे? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को चुना गया, ठीक है। कौन से नंबर के हैं भाई ये पोप? 267वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 267वें नंबर के हैं, ठीक है। इन्होंने क्या नाम लिया भाई अपना? पोप बनने के बाद क्या नाम रखा है? पोप लियो 14, 14वां पोप लियो 14, ठीक है। पहले पोप बने भाई जो यूएस सिटीजन है, फर्स्ट यूएस सिटीजन पोप है, जन पोप है, ठीक है। याद रखना क्या है? फर्स्ट यूएस सिटीजन पोप है, ठीक है। जो पोप का इलेक्शन है कैसे होता है पता भाई? इसकी जो पोप इलेक्शन है, इसकी प्रक्रिया क्या है? इसके माध्यम, किस माध्यम से होती है ये एक वेटिकन सिटी में ना, एक सिस्टीन चैपेल में जो वरिष्ठ कार्डिनल होते हैं ना, उनकी एक गुप्त मीटिंग होती है, ठीक है। क्या? सिस्टीन चैपेल में जो कार्डिनल्स होते हैं, सीनियर कार्डिनल्स होते हैं, उनकी एक सीक्रेट मीटिंग होती है। कहाँ पर? वेटिकन सिटी में होती है, ठीक है। उस मीटिंग के बाद अगर ब्लैक स्मोक होता है तो क्या डिसीजन होता है? नो डिसीजन, ठीक है। मीटिंग के बाद में अगर व्हाइट स्मोक हो तो उसका मतलब क्या होता है? सक्सेसफुली क्या होता है? इलेक्शन हो गया सक्सेसफुली और नया पोप चुन लिया गया है, ठीक है। तो सक्सेसफुल इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो मीटिंग होती है गुप्त, इसके बाद से, ठीक है। पोप होता है भाई, ये पोप कौन होता है और क्यों चुना जाता है? ये बिशप, एक तो बिशप है रोम में, और कैथोलिक चर्च है उसके हेड होते हैं, ठीक है। रोम के बिशप होते हैं, क्या होते हैं ये?
बिशप ऑफ रोम एंड हेड ऑफ कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च के हेड होते हैं ये कौन? पोप। ठीक है। और इनको माना जाता है ये रूलर भी होते हैं किसके? वेटिकन सिटी के। क्या होता है ये? रूलर ऑफ वेटिकन सिटी। ठीक है भाई। इससे पहले 266वें पोप थे, वो क्या थे? पहले थे अमेरिका महाद्वीप के। ठीक है। और ये यूएस के पहले पोप हैं। ठीक है। जो ये पोपेसी है भाई ये, ठीक है, पोप की जो संस्था है, पोप की एक संस्था है पेपेसी। ठीक है। कब से शुरुआत हुई थी इसकी? 1st सेंचुरी से। ठीक है। पेपेसी क्या है? पोप की एक संस्था है पेपेसी, इसकी पहली शताब्दी में शुरुआत हुई थी। ठीक है। पोप के बारे में देख लिया। कौन बने नेक्स्ट पोप? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। कौन से नंबर के हैं? 267वें नंबर के, और यूएस के पहले सिटीजन हैं जो पोप बने हैं। ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, विच प्राइज इज नोन एज द ग्रीन नोबल? ग्रीन नोबल नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भाई? ये गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को। किसको जाना जाता है? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को जाना जाता है। ठीक है। जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज है, इसको क्या नाम से जाना जाता है? ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये अब की बार कितने को मिला है? 7 इंडिविजुअल को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को मिला है, जो कि इंडिविजुअल मिला है। ठीक है। जो जिसका भी क्या है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है किसमें? इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म में जो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज है भाई, इसकी कब स्थापना हुई? स्टैब्लिश कब हुआ भाई? ये 1989 को हुआ। कब हुआ? 1989 को। फाउंडर कौन है भाई इसके? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज के फाउंडर कौन है? रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन। कौन है? रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन। ठीक है भाई। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है भाई इसको? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन यूएसए में। ठीक है। इसमें प्राइज मनी कितनी दी जाती है भाई? लगभग $2 लाख प्राइज मनी दी जाती है। कितनी दी जाती है? $2 लाख प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, द AMCA प्रोग्राम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMCA? AMCA प्रोग्राम क्या है भाई? ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्या ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये? क्या ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये? ठीक है। क्या है भाई ये AMCA प्रोग्राम? क्या है इसका एम? क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? डेवलप करना है क्या इंडिया की अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट। ठीक है। क्या करना है? डेवलप करना है इंडिया का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट। ठीक है। टू डेवलप इंडियाज ऑन 5th जनरेशन फाइटर जेट। ठीक है। किसके तहत? विद स्टिल्थ और एडवांस कॉम्बैट कैपेबिलिटी के लिए। ठीक है। विद, लिख देता हूँ ये भी, विद स्टिल्थ एंड एडवांस्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी। ठीक है भाई। फुल नेम क्या था बताया इसका? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है। 5th जनरेशन की स्टील टेक्नोलॉजी है। ठीक है। प्रोजेक्ट का बजट कितना था भाई इसका? बजट कितना था प्रोजेक्ट का? लगभग 15,000 करोड़। कितना था? 15,000 करोड़। ठीक है। अभी इंडिया में जो ऑपरेट हो रहे हैं वो 4.5 जनरेशन के जेट हैं। कौन से हैं? जैसे राफेल। राफेल कहाँ से मंगाया था भाई हमने? राफेल कहाँ से मंगाया था? फ्रांस से। जो इंडिया में भी जेट यूज हो रहे हैं। ठीक है। एक बना था Su-30 MKI, ये कहाँ से मंगाया था? रसिया से। ठीक है। और तेजस जो यूज हो रहे हैं अभी, तेजस कहाँ का? अपना इंडिया का है ये इंडिया ने खुद बनाया था। ठीक है। खुद डेवलप किया था इंडिया ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
विच बिकम द फोर्थ कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्टेड टू द नेशनल रेल नेटवर्क। पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन सी बनी है जो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ी है? तो कौन सी बनी है ये भाई? आइजोल। कौन सी बनी है ये? आइजोल। आइजोल कहाँ की राजधानी है भाई? ये मिजोरम की। कहाँ की है? मिजोरम की राजधानी बनी है, ठीक है। ये चौथी राजधानी बनी है, कनेक्ट हुई है, जो कनेक्ट हुई है किसके साथ? नेशनल रेलवे नेटवर्क के साथ, ठीक है। कहाँ से कनेक्ट हुई है भाई ये? किसके थ्रू हुई है? बेरबी साइरेक लाइन के साथ, ठीक है। किसके साथ? बेराबी सिरंग रेल लाइन के साथ माध्यम से ये रेल नेटवर्क के साथ जुड़ी है, ठीक है। इससे पहले जो बेराबी था ये मिजोरम का एकला रेलवे स्टेशन था जो असम बॉर्डर के पास था, ठीक है। तो इस लाइन की लेंथ कितनी है? कितनी लेंथ? 51.38 किलोमीटर, ठीक है। और कॉस्ट कितनी आई है इस पे? 5021.45 CR, ठीक है। तो मिजोरम कौन से वो बन गया भाई? चौथा स्टेट बन गया है, ठीक है, जो लिंक होने वाला है रेल नेशनल रेल नेटवर्क से, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के और कौन से स्टेट है भाई? जो कौन से हैं इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट? असम हुआ सबसे पहले। असम की कौन सी राजधानी है? दिसपुर, ठीक है, जो कनेक्ट हुई है। और त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अगरतला, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर, क्या? अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज अपॉइंटेड अनिल कुंबले एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस राज्य ने अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग व वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कौन सी राज्य ने किया भाई? ये कर्नाटक ने। किसने किया? ये कर्नाटक ने किया है, ठीक है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या है? अपॉइंट किया है अनिल कुंबले। कौन है ये? इंडियन क्रिकेटर हैं, ठीक है, जिनको ब्रांड एम्बेसडर किया गया है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, ठीक है। क्या करेंगे? ये प्रमोट करेंगे अवेयरनेस किसके, किस चीज़ के बारे में? फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, ट्री प्लांटेशन की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की, और लगभग स्पेशली किसमें? यूथ में प्रमोट करेंगे, ठीक है। ये पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं कर्नाटक वाइल्ड लाइफ बोर्ड के भी, ठीक है। अनिल कुंबले कहाँ से है भाई? ये कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। कर्नाटक में भी बेंगलुरु से, बेंगलुरु कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनको पद्मश्री भी मिला है अनिल कुंबले को। पद्मश्री कब मिला था इनको? 2005 में, ठीक है। और कौन सा मिला इनको? अर्जुन अवार्ड मिला इनको। अर्जुन अवार्ड कब मिला था? 1995 में मिला था, ठीक है। लेकिन इनको मिला था विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये कब मिला था? 1996 में, ठीक है। कब मिला था? 1996 में मिला था, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है हु वाज अवॉर्डेड द ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय कनाडिया फाउंडेशन, ठीक है। तो 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया भाई? ये सदगुरु को। किसे सम्मानित किया गया? ये सदगुरु सम्मानित किया गया, ठीक है। कहाँ हुआ था ये इवेंट? टोरंटो में हुआ था। कहाँ हुआ था इवेंट? टोरंटो कनाडा में हुआ था, ठीक है। स्पिरिचुअल लीडर और क्या ये ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं कौन? सदगुरु, ठीक है। इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो कौन देता है ये अवार्ड भाई? कनाडा इंडिया फाउंडेशन। कौन देता है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन है एक, कनाडा इंडिया फाउंडेशन, ठीक है, वो ये अवार्ड देती है, ठीक है। तो इनको क्यों मिला भाई? इनको इन्होंने मानव चेतना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अवार्ड मिला है, ठीक है। कितनी मनी दी जाती है इसमें भाई? प्राइज कितना दिया जाता है? प्राइज मनी कितनी होती है? कैनेडियन डॉलर होते हैं ये 50,000। कितने? 50,000 कैनेडियन डॉलर, ठीक है। सदगुरु जी ने ये जो राशि मिली है भाई, ये जो सदगुरु को मिली है ये 50,000 कैनेडियन डॉलर, इन्होंने क्या किया है? ये
डेडिकेट कर दिया ये किसको, कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट को, कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट को डेडिकेट कर दी ये, ठीक है, जो राशि इनको मिली हुई है, ठीक है। कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट है क्या, ये इनिशिएटिव ये रिजिनोवेट करने को कावेरी रिवर को, ठीक है, और ट्री प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उनको ये जो प्राइज मनी मिली थी इनको, उन्होंने सदगुरु जी ने ये कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट को डेडिकेट कर दिया, उनको दे दिए, ठीक है। चले भाई आगे। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट हैज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड फूड प्राइज आल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ द फूड एग्रीकल्चर एंड फूड। किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसे खाद्य कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार से भी जाना जाता है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज है भाई, इसको क्या जाना जाता है, नोबेल प्राइज माना जाता है फूड एग्रीकल्चर का, फूड और एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो किसको मिला भाई, ये डॉक्टर मरियांगले हंगरिया को, किसको मिला, डॉक्टर मरियांगले हंगरिया को मिला ये, ठीक है। 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है। कहाँ से है ये एक ब्राज़ील की साइंटिस्ट है, कहाँ की, ब्राज़ील की, ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट है, ठीक है भाई। तो किस लिए मिला भाई, इन्होंने इनकी कंट्रीब्यूशन है किसमें, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और सीड ट्रीटमेंट के लिए, किसके लिए मिला है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और सीड ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और सीड ट्रीटमेंट के लिए इनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइज है भाई ये, ठीक है। इसके बारे में देखें कुछ, ये इंटरनेशनल अवार्ड है, ठीक है, जो एफर्ट्स करते हैं क्वालिटी क्वांटिटी अवेलेबिलिटी फ्रूट की ग्लोबली बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको यदि प्रोवाइड दिया, ये अवार्ड दिया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। इसको नोबेल प्राइज भी बोला जाता है फूड और एग्रीकल्चर का, ठीक है। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है इसको, वर्ल्ड वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, ठीक है। तो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, स्टैब्लिश कब हुआ था, 1986 में, कब हुआ था, 1986 में, ठीक है। और ये फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था पता है, इंडिया से ही थे फर्स्ट अवार्ड जिनको मिला था, कब मिला था, 1987 में, किसको मिला था ये, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ठीक है, किसको मिला, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ठीक है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, किसके, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैलिडोनिया रिसेंटली इज नोन इज ए पार्ट ऑफ विच कंट्री एंड वेयर डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस इज राइजिंग। न्यू कैलेडोनिया हाल में चर्चा में इस द्वीप को किस देश का हिस्सा है जहाँ स्वतंत्रता की मांग उठाई जा रही है, तो कहाँ का ये, फ्रांस का हिस्सा भाई, ये कहाँ का ये हिस्सा, फ्रांस का हिस्सा है, ठीक है। फ्रांसीसी सरकार के बीच इनकी एक अधिक स्वायत्तता से संबंधित प्रस्तावित चर्चा हुई जिसमें सोवरेनिटी इन पार्टनरशिप का इनको ऑफर किया गया, लेकिन जो इन्होंने अस्वीकार कर दिया, किसका, सोवरेनिटी इन पार्टनरशिप का। तो क्या ये प्रपोजल क्या था भाई, इसमें इसमें जो कैलेडोनिया है इसको ऑटोनॉमी बना दिया जाएगा, लेकिन रहेंगे किसके, फ्रेंच के अंडर रहेंगे, फ्रेंच सरकार के अंडर, लेकिन इन्होंने ये मना कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 हेल्ड। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया था भाई, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का कहाँ किया था, रोटरडैम नीदरलैंड में, कहाँ, रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया है ये, ठीक है। 20 से 22 मई को किया गया था, 20 से 22 मई को, ठीक है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट नीदरलैंड में हुआ है, ठीक है। इंडिया की ओर से कौन गए थे भाई, रिप्रेजेंटेटिव कौन थे इंडिया के, संतोष कुमार सारंगी, कौन थे, संतोष कुमार सारंगी, ठीक है भाई। इंडिया की ओर से संतोष कुमार सारंगी, ये सेक्रेटरी है किसके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है। तो ये जो समिट हुआ भाई ग्रीन हाइड्रोजन समिट, क्या है इसमें,
प्रमोट करने के लिए किसको, ग्रीन हाइड्रोजन को, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एनर्जी काउंसिल और आरएक्स ग्लोबल ने पार्टनरशिप करके डच गवर्नमेंट के साथ ये किया है, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या भाई, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा किसको करके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करके, जैसे वाटर के, वाइंड के, सोलर एनर्जी के, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज होंगे, जैसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा किसको यूज करके, रिन्यूएबल सोर्सेज को, जैसे वाटर, वाइंड एंड सोलर एनर्जी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। इंडिया की ओर से टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी बताई गई है, 223 गीगावाट इस रिपोर्ट में जो सबमिट की गई है, जिसमें से 108 सोलर है, 51 वाइंड है और बाकी वाटर है, ठीक है। इंडिया का नेट जीरो टारगेट 2070 तक रखा हुआ इंडिया ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड होस्ट द ट्राई कलर। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है, तो कौन बनी है भाई, ये बनी है छोजिन ओंगमे, छोजिन ओंगमो बनी है, ठीक है। कहाँ से है छोजिन ओंगमो, पहली महिला बनी है जो दृष्टिबाधित है, लेकिन वर्ल्ड में 5वीं महिला बनी है, ठीक है, वर्ल्ड में 5वें नंबर की है, ठीक है। कहाँ से ये, हिमाचल प्रदेश से है, कहाँ से ये, हिमाचल प्रदेश से ये बिलोंग करती है, ठीक है। इनको एक अवार्ड भी मिला है, कौन सा, सर्वोत्तम दिव्यांगजन पुरस्कार मिला है, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन नेशनल अवार्ड, किसने दिया ये, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट है भाई, कहाँ है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। किस नाम से जाना जाता है नेपाल में, सागर माता के नाम से, ठीक है। हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की, 8848.86 मीटर, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुशा इज बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज रिलेटेड टू विच कंस्ट्रक्शन ऑफ। डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किसके निर्माण से है, तो किसके निर्माण से है भाई, प्रोजेक्ट कुशा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, क्या है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 वायु रक्षा प्रणाली से है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कुशा क्या है भाई, इसमें कुशा में क्यों शुरुआत की गई है, जो वायु रक्षा क्षमता है उनको मजबूत करने के लिए, ठीक है। एयर डिफेंस जो कैपेबिलिटी है उनको मजबूत करने के लिए, ठीक है। इसका एम क्या है, लॉन्ग रेंज को इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो जैसे कि रशिया में S-40 है, वैसे ही इंडिया में बनाने के लिए, ठीक है, जो डीआरडीओ विकसित करेगा, ठीक है। कौन बनाएगा, डेवलप करेगा, डीआरडीओ, ठीक है। अभी कौन से सिस्टम है अपने पास, जैसे आकाश है, ब्राकेट है और S-400 है, ठीक है। S-400 तो रशिया से लिया आपने, ठीक है। चलिए आगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा का भाई, भारत के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया भाई, ये जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया था, ठीक है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत अब क्या बन गए, सीजीआई बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन से नंबर के, 53वें नंबर के, कौन से नंबर के, 53 नंबर के, 53वें नंबर के, अरे क्या हो रखा है, 53वें नंबर के, ठीक है। चीफ जस्टिस बन गए कौन से, जस्टिस सूर्यकांत, कहाँ से, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो नालसा क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या है, वैधानिक निकाय है ये नालसा, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है। किसके तहत बनी थी ये, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के तहत, ठीक है। कब, 1987 में, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, 9 नवंबर, एक्ट आया था 1987 में और 9 नवंबर 1995 में ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। इसका हेड कौन बनता है, जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, वो इसका हेड बनता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है विच इज साइज टू बिकम इंडिया फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टू रन फुली ऑन सोलर पावर। भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाली विधानसभा कौन सी बनी है? तो कौन सी बन गई भाई? ये दिल्ली विधानसभा। कौन सी बन गई है? दिल्ली विधानसभा। ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने इसका इनोग्रेट किया है। इसकी कितनी क्षमता है? 500 किलोवाट। कितनी है? 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट है ये। ठीक है। इससे पहले कितना होता था? 200 होता था, उसको रिप्लेस कर दिया कितने से? 500 से। ठीक है। जिससे क्या हो गया? फुली असेंबली ऑपरेशन होंगे जो, वो सोलर पर होंगे। ठीक है। इससे लगभग दिल्ली गवर्नमेंट है ना 15 लाख पर मंथ सेव करेगी। कितने? 15 लाख पर मंथ। ठीक है। चले आगे। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। दुनिया का पहला क्रिप्टो पर्यटन पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है भाई? ये भूटान ने। किसने शुरुआत की है? ये भूटान ने शुरुआत की है। ठीक है। तो किसके साथ मिलकर की है भूटान ने? किसके कोलैबोरेशन के साथ? बाइनेंस पे के साथ। बाइनेंस पे और डीके बैंक के साथ मिलकर ये पहले शुरू की है। ठीक है। इसमें क्या होगा? जो भी टूरिस्ट आएंगे ना, वो पेमेंट कर सकेंगे डिजिटल करेंसी के तहत जब भूटान में ट्रैवल करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नरेटिव ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स। नरेटिव्स ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने लिखी है? ये एनवी रमना ने लिखी है। किसने लिखी है? ये एनवी रमना ने। एनवी रमना कौन है भाई? ये पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हो? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। क्या रह चुके हैं ये? 48वें 48 CGI है थे इंडिया के ये। ठीक है। 2021 से 22 तक। चले आगे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव। एक देश एक धड़कन पहले किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया भाई? ये एक देश एक धड़कन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, संस्कृत मंत्रालय ने की है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृत मंत्रालय ने की है। तो क्या है भाई? एक देश एक धड़कन कैंपेन क्या भाई? है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ठीक है। जो किसके उसमें हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगाम में आतंकी हमला था उसके जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ठीक है। जिसके साथ क्या हुआ था? जो ऐतिहासिक स्मारक हुए थे ना, उसमें राष्ट्र ध्वज की रोशनी से सजाया गया था। देखो जैसे ये सजा रखा, जो भी अपने ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको राष्ट्र ध्वज की रोशनी से सजाया गया था। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर को दिखाने के लिए। ठीक है। बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तो इसकी लीड एजेंसी कौन सी थी भाई? ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। क्या? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI थी। ठीक है। तो ASI की स्थापना कब हुई थी भाई? 1861 में। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम में। ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ भाई है ASI का? न्यू दिल्ली में है। कहाँ हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है? युद्धवीर सिंह रावत। युद्धवीर सिंह रावत। ठीक है भाई। और कौन सी अंडर मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है ये ASI। ठीक है। तो भाई योद्धा करंट अफेयर है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये करंट अफेयर की, जिसमें NTPC, SSC, दिल्ली पुलिस, DSSB और अन्य जो भी स्टेट एग्जाम होंगे सभी के लिए जो भी न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। उसमें वन लाइनर भी हो गया आपके क्वेश्चन, उसमें आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी हो गए, उसमें आपके जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये भी हैं। ठीक है। तो बुक बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें सारा डाटा बहुत ही करेक्ट डाटा है। ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सागर में सम्मान स्कीम इनिशिएटिव। तो सागर में सम्मान इनिशिएटिव पहले किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है भाई? सागर में सम्मान तो किसने शुरू किया है भाई? ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है। कौन यूनियन मिनिस्टर कौन है भाई जलमार्ग मंत्रालय के? सर्बानंद सोनोवाल ने ये लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? ये सर्बानंद सोनोवाल ने, यूनियन मिनिस्टर ने। ठीक है। तो क्या है भाई? ये किसके अंडर आती है और ये स्कीम?
मैरीटाइम अमृतकाल विजन है, एक अपनी स्कीम है, मैरीटाइम अमृतकाल विजन, अमृतकाल विजन तो 2047, ठीक है। इसके तहत इसकी शुरुआत की गई है सागर में सम्मान की, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है भाई, क्या उद्देश्य इसका है, उद्देश्य है टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेट पार्टिसिपेशन इन द मैरीटाइम सेक्टर, ठीक है। तो क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, जो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, क्या है, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च कब की गई है भाई, 18 मई को, कब की गई है, 18 मई को। और कौन सा दिन माना गया इसको, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम, क्या, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी भाई, अब की बार 2025 की थीम क्या थी, एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए अवसरों का सागर, एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, ठीक है भाई। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वुमेन हु रन एम्स द मेमोरीज ऑफ ए मेडिकल पॉइनर, द वुमेन हु रन एम्स द मेमोरीज ऑफ द मेडिकल पॉइनर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसने लिखी है पुस्तक भाई, डॉक्टर स्नेहा भार्गव ने लिखी है, किसने लिखी है पुस्तक, डॉक्टर स्नेहा भार्गव ने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। कौन थी डॉक्टर स्नेहा भार्गव, एम्स की जो ये डायरेक्टर रह चुकी हैं, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर थी, एम्स की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर, ठीक है। ये एक रेडियोलॉजिस्ट थी सीनियर, क्या थी, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। इनको पद्मश्री भी मिला है, कब मिला था पद्मश्री, 1991 में, कब मिला था, 1991 में, ठीक है। तो एम्स है भाई, एम्स की स्थापना कब हुई थी, 1956 में, सबसे पहले एम्स की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। टोटल कितने एम्स है अभी इंडिया में, कितने हैं, 20 एम्स है, 20 शहरों में है, ठीक है। एम्स कितने शहरों में ऑपरेट करते हैं, अभी 20 शहरों में ऑपरेट करते हैं लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेट ए न्यू टर्मिनल एट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, यह एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है भाई, ये बिहार में स्थित है, कहाँ स्थित है ये, बिहार में भी, पटना में इसका इनॉग्रेट किया है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना बिहार का, ठीक है। लगभग 1200 करोड़ इस पे कंस्ट्रक्ट पे कॉस्ट आई है, और किसने की ये कॉस्ट, एएआई ने, एआई क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एआई की स्थापना कब हुई थी भाई, एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1995 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये इंडिया में लगभग 125 डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या करता है, मैनेज करता है, कौन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन हवॉक वाज लॉन्च्ड इन 2025 बाय विच एजेंसी, ऑपरेशन हाक 2025 में किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया,
तो किसने लॉन्च किया भाई ऑपरेशन आग? सीबीआई ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्या था भाई ऑपरेशन हॉक? ये क्रैक डाउन करना था नेटवर्क को जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में लगे हुए थे, ठीक है, उनके नेटवर्क को क्रैक डाउन करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में जो शामिल नेटवर्क थे उन पर कार्रवाई करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन हॉक, ठीक है। किसने चलाया था? ये सीबीआई ने चलाया था, ठीक है। सीबीआई ने और भी ऑपरेशन चलाए ऐसे, जैसे ऑपरेशन कार्बन चलाया था 2021 में, ऑपरेशन मेघ चक्रा चलाया था 2022 में, ठीक है। सीबीआई क्या है? ये नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। सीबीआई के बारे में देखे भाई, कब इस्टेब्लिश हुई थी सीबीआई? कब हुई थी? 1963। कब हुई थी? 1963। दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। किसके तहत है? दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस आएगा भाई, दिल्ली दोबारा लिख देते हैं पूरा, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। इसके तहत किसकी स्थापना हुई थी? सीबीआई की। कब? 1963 में। हेडक्वार्टर कहाँ है सीबीआई का? न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर विल बी क्रिएटेड बिटवीन विच टू स्टेट? भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच बनाया गया? किन दो राज्यों के बीच में बनाया गया भाई? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। किस किस के बीच में बनाया? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में डेवलप किया गया है ये, ठीक है। तो लगभग कितना कवर करेगा एरिया? 17,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 17,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। किस किस को कनेक्ट करेगा भाई ये? कनेक्ट किस किस को करेगा देख लेते हैं वो भी। पालपुर कुनो नेशनल पार्क, पालपुर कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी और इसके साथ में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ठीक है भाई। इनको ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये पालपुर कुन्नू नेशनल पार्क ये कहाँ भाई? ये है मध्य प्रदेश में। और गांधी सागर सेंचुरी भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ? ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ये कुन्नू नेशनल पार्क है भाई मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में स्थापना हुई थी इसकी। कब हुई थी? 1981 में स्थापना हुई थी, ठीक है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। शेयापुर और मुरैना दो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर हुई थी, ठीक है। और इसका एरिया कितना है? 748.76 स्क्वायर किलोमीटर, 748.76 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब गांधी सागर के बारे में देख लेते हैं। गांधी सागर की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी, ठीक है। इसका एरिया कितना है? 368.62 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब रह गया हमारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ? ये राजस्थान में है, ठीक है। कब बना था ये टाइगर रिजर्व? 2013 में बना था ये, ठीक है। कब बना था? 2013 में बना था ये, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु अज्यूम चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट ऑन 31 मई 2025, ठीक है। तो क्या भाई रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में 31 मई 2025 को किसने पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया भाई? ये शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने। किसने किया? ये शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने, ठीक है। क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, ठीक है। तो क्या है भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट क्या है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये जो मैनेज करने के लिए, जो डिफेंस के लिए जो लैंड होती है, जो कंटेनमेंट एरिया होता है, ठीक है, जो छावनी क्षेत्र होता है पूरे इंडिया में, उसको क्या करती है? ये मैनेज करती है। कौन? डिफेंस स्टेट्स, ठीक है।
इसका ऑफिस वर्क होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है, ठीक है। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन जो डिफेंस के लिए जो भी होते हैं सब पर्पज के लिए कौन करता है, ये DGDE करता है, ठीक है। तो लैंड से रिलेटेड है, ये याद रखना बस ये, ठीक है। चलो भाई ये मिलान कीजिए भाई, मिलान आगे है। स्थान और उनके आयोजन। हैदराबाद, हैदराबाद में क्या हुआ था भाई, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी। क्या हुई थी हैदराबाद में, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है। दुशांबे, दुशांबे में क्या हुआ था भाई, संयुक्त राष्ट्र ग्लेशियर सम्मेलन हुआ था दुशांबे में। ये तो सेम ही लगाए हुए हैं भाई, ऑप्शन चेंज ही नहीं किया उन्होंने। भोपाल में क्या हुआ था, महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का हुआ था, भोपाल में हुआ था। और गुमी में क्या हुआ था, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 हुई थी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया भाई, ये फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। अगला है स्थानों और उनकी घटना या उनके विवरण के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। तो क्या है, लाचीन अजरबैजान में क्या हुआ था भाई, इसमें पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का शिखर बैठक हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या है, बी है। पणजी गोवा में क्या हुआ था भाई, पणजी गोवा में हुआ था भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ पणजी गोवा, ठीक है। क्या है, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा हुआ है, ये पणजी गोवा हुआ है, ठीक है। तीसरा है अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या हुआ था भाई, 2026 की एशियाई बारतोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ होगी, अहमदाबाद में होगी, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, डी आ गया। पटना, पटना में क्या भाई, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, अभी पीछे देखा भी हमने। तो पटना का क्या है, सी। तो क्या है, BADC। तो कौन सा ऑप्शन है, BADC, यही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्थानों और संबंधित परियोजनाओं का सही मिलान कीजिए। तो कानपुर, कानपुर में कौन सी परियोजना है भाई, पनकी थर्मल पावर परियोजना कहाँ की है, कानपुर की है। औरंगाबाद की नाबीनगर सुपर थर्मल परियोजना कहाँ की है, औरंगाबाद की है। पटना में NH22 पटना गया डोभी का NH22 स्थापना हुई है, कहाँ पर, पटना में। गोपालगंज में एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है, गोपालगंज में हुआ, ठीक है। तो इसका भी यही ऑप्शन है भाई, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है कथन और असर्शन के, ठीक है। असर्शन और कारण, असर्शन और रीजन, कथन और कारण, ठीक है। ये और देख लेते हैं। फर्स्ट है, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत में ट्रम्प के टैरिफ पर रोक लगा दी, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत है उसने भाई ट्रम्प की टैरिफ पर रोक लगा दी है, ठीक है। ये कथन ठीक है भाई, ये कथन ठीक है, ठीक है। इसका कारण क्या दिया गया, अदालत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक स्थिति शक्ति अधिनियम के तहत इस तरह का आयात शुल्क लगाना वैध नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये इसका सही कारण है। तो कौन सा ऑप्शन बनता है, कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2026 एशियाई बारतोलन चैंपियनशिप की मेजबानी अहमदाबाद में करने की पुष्टि की है, ठीक है भाई। ये अभी पीछे देखा था हमने क्वेश्चन, यही था, अहमदाबाद में हो गया, ठीक है। ये ठीक है। अगला क्या है कारण, यह पहली बार है जब एशियाई बारतोलन चैंपियनशिप की संशोधित भारत श्रेणी के तहत आयोजित किया जाएगा। ये गलत है भाई, ठीक है। क्या ये इसको स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो क्या भाई, कथन एक सही है लेकिन कारण गलत है, क्यों, क्योंकि ये भारत में जो चैंपियनशिप है ये सेकंड टाइम होगी। कौन सी टाइम होगी, सेकंड टाइम होगी। इससे पहले कब हुई है, 1957 में न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1957 में न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। याद रखना है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित करना भाई। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ठीक है, कहाँ ये, क्या ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से संबंधित आयुष मंत्रालय को बेंगलुरु परिसर में खोलने का पहला विश्वविद्यालय है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूरोपल क्या है, विश्वविद्यालय से यही बनता है भाई। तो ये का क्या है, दो है। बेंगलुरु के परिसर परिसर खोलने वाला पहला विश्वविद्यालय, ठीक है। आयुष WHO समझौता क्या था भाई, ये आयुष, इसमें भी आयुष मंत्रालय दिख रहा है, आयुष मंत्रालय के सहयोग से ICHI मॉडल, ठीक है। तो बी का फर्स्ट। दाहोद, दाहोद क्या था भाई, ये दाहोद में क्या है, 9000 HP की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र स्थापित हुआ है, कहाँ, दाहोद में। तो सी का थर्ड। राइजिंग नॉर्थ समिट क्या है, 4.3 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव है, ठीक है। तो क्या बन गया, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये ऑप्शन है इसका, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई परियोजना में भारत में उन्नत लड़ाकू विमानों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है भाई, कथन एक सही है भाई। एएमसीए परियोजना है, इनके तहत क्या है, उन्नत लड़ाकू विमान है जो स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना स्टार्ट की जा रही है। ठीक है ये बात। इस परियोजना में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की संयुक्त भागीदारी होगी, ये भी ठीक है। एक तरह दोनों सही है और आरेख की व्याख्या सही करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असर्शन क्या है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों में ग्राम पंचायत श्रेणी पहली बार 2025 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये ई गवर्नेंस पुरस्कारों में ग्राम पंचायत को पहली बार 2025 में शामिल किया गया, ये बात ठीक है। इसका कारण क्या क्या बताएगा भाई, ग्राम पंचायतों में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। ठीक है, ये इसका कारण सही लग रहा है ये भी। ठीक है, तो क्या है, एक तरह दोनों सही है, तरह आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है। अगला है, इन विच स्टेट आर द 2 पोटाश ब्लॉक लोकेटेड दैट वर ऑक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार जिन 2 पोटाश ब्लॉकों की नीलामी हुई है वो किस राज्य में स्थित है, तो किसमें, ये राजस्थान में है। किसमें, ये राजस्थान में। पोटाश क्या होता है भाई, ये एसेंशियल मिनरल होता है जो फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है क्रॉप को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पहले ये इंपोर्ट किया जाता था कनाडा, रशिया और बेलारूस से, लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है, अपने यहाँ पे ही इसको बनाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 ऑब्जर्व्ड ऑन 11 मई। 11 मई को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो क्या थीम थी भाई इसकी, यंत्र ए पैराडिगम टू एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलेरेशन। यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। ठीक है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया भाई, 11 मई को मनाया गया ये। ठीक है, तो किसकी याद में मनाया गया भाई ये, किस 1998 में ना पोखरण में क्या हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ था सक्सेसफुली 1998 में। ठीक है, उस दिन को याद करने के लिए क्या बना जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, थीम क्या थी देख लिया अपने, यंत्र। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन थे, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कैंपेन वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। तो यह अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो किसने शुरू किया भाई, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया। ठीक है, इसमें क्या भाई, इस अभियान में देश और जो प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने का उद्देश्य शुरू किया गया है। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको कम करने के लिए और पर्यावरण अनुकूल के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया भाई ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथन ये, कीर्ति चक्र भारत के युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार युद्ध के मैदान में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। तो कीर्ति चक्र है भाई ये युद्ध काल में नहीं दिया जाता भाई, ये किसमें दिया जाता है, ये शांति काल के लिए दिया जाता है। क्या है, कीर्ति चक्र शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, युद्ध काल का नहीं है ये। ठीक है, तो ये गलत है इसका। ये गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंस ऑफ स्पेयर्स इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई साइंस ऑन स्पेयर पहल का उद्देश्य क्या है, तो क्या उद्देश्य था भाई इसका, 3D डिस्प्ले ऑफ अर्थ सिस्टम एंड क्लाइमेट डाटा, पृथ्वी प्रणाली और जलवायु डाटा का 3D प्रदर्शन करना। ठीक है, तो क्या था भाई इसमें, इसकी यह पहल है जो महासागर, वायुमंडल है, जलवायु परिवर्तन है, जो मौसम क्लाइमेट चेंज है पैटर्न है उसका, और पृथ्वी की प्रक्रिया में जड़ा जो भी डाटा है ना उसको 3D के माध्यम से दर्शाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये एसओएस क्या है, ये एडवांस प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेगा जो रियल टाइम और हिस्टोरिकल डाटा है उसको स्पेरिकल स्पेस में दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। एट विच पोर्ट हैज आईएनएस सूरत बिन डिप्लॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम। आईएनएस सूरत को किस बंदरगाह पर पहली बार तैनात किया गया, तो किस पे किया गया भाई, ये हजारी पोर्ट पर। किस पे, हजारी पोर्ट पर। किस पे तैनात किया गया, हजारी पोर्ट पर। ठीक है, आईएनएस सूरत पर ये फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। ठीक है, जिसको किसके प्रोजेक्ट के, कौन सा प्रोजेक्ट के अंदर किया गया भाई, ये प्रोजेक्ट 15B के अंदर। ठीक है, किसके अंतर्गत, 15B के अंतर्गत। ठीक है, हजारी पोर्ट पर ये पहली बार तैनात किया गया, ये कौन, आईएनएस सूरत। ठीक है, कहाँ हजारी पोर्ट,
सूरत में है ये, ठीक है, सूरत के पास है। इसमें क्या क्या होता है भाई, आईएनएस सूरत किससे इक्विप्ड है ये, जो एडवांस रडार सिस्टम है, मिसाइल है और मॉडर्न वारफेयर टेक्नोलॉजी से ये लेस है, ठीक है। प्रोजेक्ट 15B में भाई 15B है, इसमें और कौन से डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस विशाखापट्टनम, और कौन सा है आईएनएस मुर्मुगवा, और आईएनएस इम्फाल, और कौन सा है आईएनएस सूरत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सागरमाथा संवाद निम्नलिखित में विचार कीजिए। सागरमाथा संवाद नेपाल की राजधानी में आयोजित हुआ, ठीक है भाई, ये सागरमाथा संवाद कब हुआ था, नेपाल की राजधानी में आयोजित हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा में भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, नहीं भाई, कहाँ है इसका मुख्यालय, जिनेवा में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है, कहाँ है, लंदन में है, तो ये क्या है, गलत है। निकोसुडेन रूस समर्थक नेता है, नहीं भाई, ये रूस समर्थक नेता नहीं है, निकोसुडेन कम है ये, निकोसुडेन ये रोम के हैं, ये क्या है, ये मैथमेटिशियन और पॉलिटिक्स है जो रोमानिया के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। भारत ने मालदीव की नाव सेवाओं के लिए अनुदान दिया है, ठीक है, ये भी ठीक है, तो क्या है इसका ऑप्शन, केवल 1 और 4 सही है, ठीक है। निम्नलिखित कितना विचार कीजिए, रूस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को अनुचित संगठन घोषित किया है, हाँ ठीक है भाई, ये क्वेश्चन। गुयाना ने भगवान राम की मूर्ति स्थापित की है, नहीं भाई। भारत और यूके के बीच एफटीए वार्ता 16 मई को हुई है, 16 मई को हुई थी वार्ता ये, ठीक है। सागरमाथा संवाद जलवायु मुद्दों पर केंद्रित है, ठीक है, ये भी ठीक है, तो क्या इसका ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टू लिटरेरी फिगर्स रिसीव्ड द 50th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किन दो साहित्यकारों को मिला है, तो किस किस को मिला भाई, ये रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला है। किसको किसको मिला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्वाइंटली मिला, किस किस को मिला है, रामभद्राचार्य को और गुलजार को मिला, ठीक है। रामभद्राचार्य क्या रही है, संस्कृत के स्कॉलर हैं, पोइट हैं और राइटर हैं, ठीक है, और ये आध्यात्मिक गुरु भी हैं, ठीक है। संस्कृत लिटरेचर में जो इनके महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। गुलजार कौन है, ये एक पोइट है और ये फिल्म डायरेक्टर भी हैं और राइटर के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है, सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए भी, ठीक है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भाई ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार माना गया है, ठीक है, हर साल ये दिया जाता है, ठीक है। अगला, विच सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ऑन 18 मई 2025 बट द मिशन फेल्ड, लेकिन मिशन क्या हुआ, असफल हो गया, ठीक है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 18 मई 2025 को किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया और जो असफल रहा, तो किसका था ये, US-09 का, कौन सा था ये, US-09 था, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था ये, ठीक है, जो कुछ तकनीकी कारण ये असफल हो गया, ठीक है। विच इंडियन स्कीम वाज डिस्कस्ड एट द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 के बाद की किस योजना पर चर्चा हुई, तो किसकी हुई थी भाई, स्वामित्व योजना पर, कौन सी योजना पर, स्वामित्व योजना पर, ठीक है। तो क्या थी स्वामित्व योजना, उसकी सक्सेस के बारे में, जिसमें प्रॉपर्टी की मैपिंग और रूरल लैंड ओनरशिप के जो रिफॉर्म थे उसके ऊपर, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या था भाई, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, किसके लिए, रेजिडेंस लैंड को मैप करने के लिए, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, जो विलेजर्स को जो एक्यूरेट प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप रिकॉर्ड दिए जा सके, ठीक है। तो कौन सी योजना का जिक्र हुआ था भाई, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में स्वामित्व योजना का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च, तो ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च हुआ था भाई, 3 मई 2025 और 7 मई 2025 को, कब हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, 7 मई 2025 को। तो किसकी रिस्पॉन्स में स्टार्ट हुआ था भाई ये ऑपरेशन सिंदूर, ये पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, पहलगाम टेरर अटैक के, जिसमें 26 सिविलियन हैं जिनको मारा था टेररिस्ट ने, ठीक है, उनके उसमें कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, जो अभी कार्रवाई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी, भारत ने सिंधु जल संधि कब निलंबित की, तो कब निलंबित की भाई ये
23 अप्रैल 2025 को। कब निलंबित कर दी थी? 23 अप्रैल 2025 को कर दी थी। ठीक है, तो क्या थी भाई ये सिंधु, कब स्टार्ट कब हुई थी भाई ये सिंधु जल संबंधी? 1960 में स्टार्ट हुई थी। किस किस के बीच में थी ये? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इसका मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। कौन था मीडिएटर? वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, अब ये समाप्त कर दी है इंडिया ने 23 अप्रैल 2025 को। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है भाई, ये और देख लेते हैं मई के। तो 6 मई को कौन सा डे मनाया गया भाई? वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। 6 मई को कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे। थीम क्या थी भाई इसकी? मेकिंग अस्थमा केयर एक्सेसिबल टू ऑल, श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। ठीक है, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, थीम क्या थी? कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, मानवता को जीवित रखना। ठीक है, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। थीम क्या थी? एम्पावरिंग द फ्यूचर थ्रू इनोवेशन, नवाचार के माध्यम से उज्जवल भविष्य को सशक्त बनाना। ठीक है, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। थीम क्या थी? अवर नर्सिस अवर फ्यूचर, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ठीक है, 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। थीम क्या थी? लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ठीक है, 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे, विश्व थायराइड दिवस। थीम क्या थी? थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थायराइड रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। थीम क्या थी? हाईलाइटिंग द अपील ऑफ ब्राइट प्रोडक्शन, उज्ज्वल उत्पादन काल के लिए अपील को उजागर करना। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट डे हो गए हमारे। ये हमारी योद्धा करंट अफेयर की बुक है भाई, जिसको आप बाय कर सकते हो yoddhapublication.com से। ठीक है, इसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। इसमें एनटीपीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी और जो भी स्टेट एग्जाम है उनसे रिलेटेड जो भी न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी है इसमें, इसमें आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी हैं, इसमें आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन भी हैं, इसमें आपके मिलान करने वाले क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है करंट अफेयर के लिए। ठीक है, जरूर बाय करें ये बुक। ठीक है, चलिए आगे। चलो भाई, थैंक यू, हमारी क्लास यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो? हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल इजी वे जीएस। ठीक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और बुक का भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।